आप कहाँ हैं नासिर साहब? जी मैं बोल रहा हूँ, दरमियान में गलबन डिस्कनेक्ट हो गया था। जी शुरू करिए, फरमाइए। अगरचे ये कार मेरे लिए किसी आराम और सुकून का बायस कभी भी नहीं रही, बल्कि दौरान सफर अक्सर ये भाग भरी कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रही। चलते चलते सरेरा रुक जाना और तमाशा खड़ा कर देना इसकी आम रूटीन थी। लेकिन शुरू कर दीजिए क्योंकि सिलसिला मुनक़ता हो गया था, हम नहीं सुन पाए। 30 सेकंड का होता है, दोबारा पढ़ दीजिए। जब स्टार्ट ही हो रहा है, जब स्टार्ट ही हो रहा है यहाँ से। अच्छा ठीक है। वो आपने एक जुमला कहा था ना कि ये अगरचे इसने कभी सुख नहीं पहुंचाया। हाँ, मैं वो कर रहा हूँ, अगरचे ये कार मेरे लिए कभी भी आराम और सुकून का बायस कभी भी नहीं रही, बल्कि दौरान सफर अक्सर बेशतर ये भाग भरी कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रही। रुककर तमाशा खड़ा कर देना इसकी आम रूटीन थी, लेकिन फिर भी इस मौका पर एक असफ गुर्बत ने एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी थी। कार बराए फरोख्त का इश्तिहार देते वक्त मेरा ख्याल था कि मैं इसे किसी दोस्त नुमा दुश्मन के हाथ बेचूंगा ताकि दोस्ती का सही हक अदा भी हो सके और खामोश इंतकाम भी लिया जा सके। बहुत जबरदस्त। मेरे साथ दोस्त ने ये मेहरबानी फरमाई थी, लेकिन मसला ये था कि मेरे तमाम अहबाब इस कार के अहवाल से वाकिफ थे। कई एक जिन्हें मेरे साथ कभी सफर करने का इत्तफाक हुआ, वो तो बकायदा इसके मुतासरीन में भी शामिल थे। बतौर सवारी ये कार किसी अजाब से कम नहीं थी, इसकी कोई कल्प सीधी नहीं थी, इसका कुछ भी ओरिजिनल नहीं था। इसके मालिक समेत इसकी हर शय कई दफा तब्दील हो चुकी थी। वाह जबरदस्त। कई कार मैकेनिक तो बाकायदा जवाब दे चुके थे ये मरीज ठीक होने का नहीं। शहर के सारे मैकेनिक्स मेरे वाकिफ थे। मेरे मोबाइल में अगर सबसे ज्यादा नंबर मोटर मैकेनिक्स के थे तो इसका सबब यही कार थी, और मैं खुद भी अगर अब अच्छा खासा मैकेनिक बन चुका हूँ तो ये भी उसी की इनायत है। 4-5 किलोमीटर से ज्यादा सफर इसके लिए लॉन्ग ड्राइव के जुमरे में आता था। और ऐसा सफर इसकी तवानाज़ुक पर हमेशा गिरां गुजरता। शहर भर की कोई सड़क ऐसी ना थी जहां मौसूफा ने हमसे धक्के ना लगवाए हों। दस्ते दोस्ता ही काम आया। हाँ, इसलिए मैं इसे फैमिली कार कहता था कि किसी अकेले आदमी का उसे रखना और इस्तेमाल करना मुमकिन ही नहीं था। उसे किसी दिन हम गलती से आपकी गाड़ी की बात हो रही है? आपकी गाड़ी की बात हो रही है क्या? नहीं सर, मेरी गाड़ी में नौबत नहीं है आज तक। वो इतनी वफादार नहीं थी। उसे किसी दिन हम गलती से वॉश कर देते तो कई रोज तक उसकी तबीयत नासाज रहती। सर्विस स्टेशन पर ले जाता तो वो उसे वॉश या सर्विस करने से इनकार कर देते। मेरे इस्रार पर कहते कि पहले लिख कर दें कि अगर इसे कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। करम भरी गाड़ी में कभी हॉर्न लगवाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हर पुर्जा बजाते खुद हॉर्न का काम देता था। यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि ड्राइवर समेत इस कार की हर चीज चीखे मारती थी। चलती थी तो सड़क पर गोया एक तूफान सा बपा हो जाता था। कई दफा हमने उसे ठीक करवाने की बड़ी मुखलस की। 1-2 दफा तो उसकी मुकम्मल रेनोवेशन भी करके देखी। इसे खूब सजाने संवारने की भी कोशिश की, लेकिन वो जो फैज ने कहा है, कई बार उसका दामन भर दिया उसने दो आलम से, मगर दिल है कि इसकी खाना वीरानी नहीं जाती। बहुत अच्छे। इस कार की वीरानी और हमारी परेशानी का कभी इलाज ना हो सका। सर ये एक ऐसी परागंदा तबाह कार कहीं देखी ना सुनी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि ये कार बिल्कुल ही बेकार थी। हम इससे कई फायदे ले रहे थे। रोड पर चलने और सफरी मामलात को अगर एक तरफ रखा जाए तो कहा जा सकता है कि ये हमें कई सहूलतें फराहम कर रही थी। वाह वाह, यानी इस तरफ रखा जाए तब
बहुत खूब। हाँ, मसलन ये हमारी पालतू व गैर पालतू बिल्लियों के लिए एक मुस्तकिल और महफूज मस्कन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। खैर सी बात। वो इसमें आराम करती थी, बल्कि मोहल्ले की कुछ दीगर बिल्लियां अपनी कोई छोटी मोटी तकरीब वगैरह भी इसी में मुनक़द कर लेती। मजीद बरां घर में अगर मेहमान ज्यादा आ जाते तो बच्चों को एहतियातन इसी में सुला दिया जाता। और ये सिर्फ बच्चों पर ही क्या मौकूफ था, कई दफा खुद मेरे लिए भी यही जाए पनाह साबित हुई। इसके अलावा बच्चों के मुख्तलिफ खेलों अज किस्म छुपन छपाई में ये बच्चों के लिए हाइडिंग प्लेस के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी। सो कहा जा सकता है कि ये कार अपना काम छोड़कर बाकी कई काम बखूबी अंजाम दे रही थी। अपना काम छोड़। यूं इसकी मिसाल वतन अजीज के बाज़ इदारों से दी जा सकती है, जो अपना काम करने के अलावा बाकी सब काम कर रहे होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बयान करता फवायद के अलावा कुछ ज़ाइली फायदे भी थे जो ये गाड़ी बाई डिफॉल्ट हमें दे रही थी। मसलन दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह ने कभी ये गाड़ी मांगी नहीं थी। एक आध बार किसी ने मांगी तो बकायदा हाथ बांध कर वापस कर गए। बाद में पता चला कि उनके अपने घर में लड़ाई हुई। दूसरा बड़ा फायदा ये नजर आया कि किसी चोर ने चुराने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने जहां चाहा इसे पार कर दिया, बल्कि कई दफा जानबूझकर इंतकामन ऐसी जगहों पर पार किया जो कार चोरी के हवाले से बदनाम थी। लेकिन ये हमेशा महफूज और हम गैर महफूज रहे। तो यूं इन हालात के पेश नज़र इस कार को बेचने का मुकम्मल इरादा किया और अखबार में इश्तिहार देकर अब हम खरीदार के इंतजार में बैठे थे। तवील रफाकत के खत्म होने के अलावा परेशानी का सबब यह भी था, जिस तरह मैंने इसका ख्याल रखा था वो शायद कोई और ना रख सके। और बकौल गालिब था कि किसके घर जाएगा सैलाबे बला मेरे बाद। फरोख्त का सोचते वक्त मेरी तरजीह ज्यादा कीमत वसूल करना कतई नहीं थी, और ये ख्वाहिश हो भी कैसे सकती थी, लेकिन ये जरूर था कि कोई ऐसा खरीदार आए जो उसका कदरदान भी हो। और फिर एक ऐसा मतलूब बंदा मिल ही गया। दरअसल सलीमुल फितरत और ज़ईफ़ुद दिमाग इंसानों की किसी दौर में भी कमी नहीं रही। और ऐसे सौदों के लिए सौदाई आपको मिल ही जाते हैं। भाव के बगैर उसने जो दिया मैंने वसूल कर लिया और चाबी उसके हवाले कर दी। वो साहब गाड़ी लेकर चलते बने। जाती गाड़ी पर एक नजर डालकर मैं पीछे पलटा तो देखा कि पालतू बिल्लियां गैराज में परेशान घूम रही हैं। शायद उनके आराम का वक्त हो गया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इससे मुझे भी एक लतीफा याद आ गया। हमारे पास भी एक मोटोरोला टाका बाउट होता था जब नया नया मोबाइल आया। वो मोबाइल हम 4 मरतबा फेंक के आए, लेकिन हर मरतबा कोई शख्स फोन करके वापस दे गया, भाई ये मोबाइल गिर गया था आपका। तो बड़ी मुश्किल से संभाल के रखा हुआ है आपने उसको? नहीं, उसको बड़ी मुश्किल से तोड़ के ही फेंका। लेकिन पीछा उसने नहीं पड़ा होगा। हो सकता है किसी कोने में अभी कुछ बाकियात हो। रहीमू के जूते एक दफा वसीम साहबा, वो जूते वाला तो बड़ी पुरानी कहानी। रहीमो, हाँ बड़ी पुरानी का रहीमू के दरिया से वापस आ गए आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे शामिल ज़राफ़त के अगले मेहमान हैं डॉक्टर अलीम खान फल्की साहब।
एक तरफ मिजान निगार हैं, शायर और अदीब हैं, दूसरी तरफ एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं जिन्होंने गैर इस्लामी शादियों के खिलाफ एक बैन अवी मुहिम छेड़ रखी है। इस मौजू पर उनकी 3 किताबें और कई वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए हैं और सोशियोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने हासिल की है। सऊदी अरब में एक तवील अरसा इन्होंने गुजारा है और अदबी मुहाफिल की ये जान है। एक मज़ाहिया इंतखाब क्या बला है इशार के लिए तैयार है। मिजाक के लिए सबसे कदीम महानर साले शगुफा के लिए भी ये लिखते हैं और जिंदा दिलान हैदराबाद के सेक्रेटरी हैं। कई बैन अवी शायरों और अदबी नशिस्तों में अदबी तख्लीकात पेश कर चुके हैं। आज की महफिल में दक्कनी जुबान पर एक मुख्तसर मज़ाहिया मजमून पेश करेंगे। जी डॉक्टर अलीम खान साहब, ये हमारे आज के मेहमान खुसूसी भी हैं। जी जी, हमारे मेहमान आजाज भी हैं ये। तो जी डॉक्टर अलीम खान साहब, मैं सदर मोहतरम की इजाजत से 2 जुमले जो है बयान करूंगा इनके तारुफ में, क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ। खान साहब जो है संजीदा शायरी करते हैं और मज़ाहिया शायरी करते हैं और इनकी तबीयत का ये खासा है कि जब ये संजीदा मोड में होते हैं तो मज़ाहिया लिखते हैं और जब मज़ाहिया मोड में होते हैं तो संजीदा लिखते हैं। सही। और इन्होंने जोड़ा जहेज और जो है फजूल खर्ची की शादियों, लैविश मैरिज के खिलाफ अलग बगावत उठा और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है अपने मिशन में। जोड़ा जहेज के खिलाफ हाथ धो के पीछे पड़े हैं, मैं नहीं कहूँगा नहा धो के पीछे पड़े हैं ये। बहुत बड़े रिफॉर्मर हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े रिफॉर्मर हैं माशाल्लाह। जोड़ा जहेज वाला मामला क्योंकि खवातीन से जो मरबूत है, इसलिए खवातीन में बहुत मकबूल है खान साहब। अच्छा, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदराबाद दक्कन तो वैसे भी जरखेज इलाका है हर मामले में, तो यहाँ पे भी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रा वसीम साहिबा और तमाम अहबाब। आज की इस बज़्म मिज़ाह में कोई संजीदा गुफ्तगू ना हो तो अच्छा है, इसलिए मैं अपने मिशन के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। जो लोग लड़की वालों से बारात का खाना लेते हैं और कल्चर्ड भिखारी होते हैं, ये लोग जहेज भी सब खुशी से लेते हैं, जबरदस्ती कोई नहीं लेता, सारी खुददार। मैंने इंडिया पाकिस्तान के कई दौरे किए हैं, सऊदी अरब वाला देखा। मुसलमानों की पूरी कौम इंतहाई खुददारों की कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जहेज नहीं लेता, सब यही कहते हैं कि जो देना हो अपनी बेटी को दे लो बस। ये बात है। हाँ, ये बिल्कुल तो सही। हम ऐसे लड़की वालों के खर्चे पर अपने मेहमानों को खाना खिलाने वाले, लड़की वालों के पलंग पे खुद सोने वालों की आज बात नहीं करेंगे, किसी और मौके पर बात करेंगे। लेकिन आज मुझे आरिफ मुस्तफ़ा साहब से 2 बातें जरूर कहनी है। मिज़ा निगार यूं तो बहुत हैं, लेकिन आरिफ मुस्तफ़ा साहब अगर मिज़ा निगारों की कोई तबलीगी जमात होती तो यकीन मानिए आरिफ मुस्तफ़ा साहब उसके अमीर होते हैं। वो जिस तरीके से आरिफ मुस्तफ़ा साहब ऐसा लगता है कि अगले इलेक्शन में मिज़ाह निगारों की हुकूमत ला कर ही रहेंगे। वो जिस तरीके से अभी मैंने सुना कि मेरे कुछ शायर कह रहे थे कि वो संजीदा, मैं ये समझ रहा था कि सिर्फ मुझे ही उन्होंने संजीदगी से गैर संजीदगी की तरफ खींचा है, लेकिन कुछ और भी शायर और शायरात ने फरमाया कि वो संजीदा कहती हैं, लेकिन आरिफ मुस्तफ़ा साहब के कहने पर उन्होंने गैर संजीदगी इख्तियार कर ली है। तो खैर मैं शुक्रगुजार हूँ आरिफ मुस्तफ़ा साहब का और तमाम लोगों का। अलबत्ता मुझे मेहमान खुसूसी का जो एजाज़ दिया गया है, इसमें ज़ाहिर है कि आरिफ मुस्तफ़ा साहब की मोहब्बत है, लेकिन शायद हो सकता है कोई तरकीब भी हो। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक साहब नमाज के लिए जब गए, जमात पहली सफ में खड़े रहे, लेकिन जैसे ही अकामत के बाद इमाम साहब आगे बढ़े तो उन्होंने इमाम को देखकर फौरी कहा कि मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा, और वो सफ़ें चीरते हुए वापस बाहर निकलने लगे। लोगों ने पूछा भाई क्या बात है, बताओ। कहा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा इनके पीछे। तो लोगों ने कहा कुछ तो वजह बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये साहब जो इमाम है ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद में जूते चुराते हुए पकड़े गए थे। तो लोगों ने कहा कि हाँ यार ये कमजोरी तो है इनमें। उन्हें बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि चप्पल चुराते हैं, फिर भी आपने इनको इमाम बनाया। तो लोगों ने कहा कि यार ये जब तक सामने होता है सबकी चप्पलें महफूज होती हैं।
बहुत खूब। अरे वाह तो वाह। बहरहाल मुझे नहीं मालूम आरिफ भाई ने मुझे क्यों मेहमान खुसूसी बनाया, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी मैं आखिरी तक ठहरूं, मैं ठहर गया। लगता है पलकी साहब बहुत गुस्से में है इस वक्त। एक बात, आखिरी हम आखिरी अभी गुंजाइश तक वाले चप्पल औकातों में चोरों दब के गया जी। पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, इमाम तो अब आए हैं। तो अच्छा कहा कामरान भाई। अल्लाह मियां। बहुत मजेदार। बात हुई आज वलीउद्दीन साहब ने हल्लू हल्लू बात शुरू की, फिर हो नको कैकू की बातें हुई, तो मेरा मजमून आज कुछ इसी ताल्लुक से है। मुख्तसर सा 5-7 मिनट का मजमून है कि दक्कनी जबान की शान। खुसूसी है आपके लिए, मसला कोई नहीं है। दक्कनी जबान की शान, मुलाहिजा हो, जबानें तो बेशुमार हैं, लेकिन जबान तो वही है जिसको सुनते ही बोलने वाले की जोग्राफिया और तारीख मालूम हो जाए। जैसे अगर कोई कहे कि लो कर लो गाल, तो ये पता नहीं चलेगा कि ये बंदा पिंडी का है कि लाहौर का। इसी तरह अगर कोई शाइस्ता तकल्लुफ बरतते हुए ये कहे कि तशरीफ लाइए, तो ये पता नहीं चलेगा कि जनाब लखनऊ के हैं, दिल्ली के या कराची के। लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि आप कहाँ से हैं और जवाब में वो ये पूछे कि कैकू, तो समझ तो समझ लें कि वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद दक्कन का हो सकता है और हैदराबाद कहीं का दक्कन नहीं का हो है। सकता। हैदराबादियों के कैकू, नक्को, हल्लू हल्लू और हौ पर एतराज करना ऐसा ही है जैसे शेक्सपियर की इंग्लिश पर एतराज करना। क्या बात है। जहाँ इंग्लिश पैदा हुई, शेक्सपियर भी वहीं पैदा हुआ, इसलिए उसका अपनी जबान पर हक़ इजारादारी है। वो जैसे चाहे बोले, लेकिन बाहर के लोग उसको तब्दील नहीं कर सकते। जिस तरह किसी शय के मैन्युफैक्चरर को हर साल मॉडल तब्दील करने और उसे एडवांस करने का हक है, उसी तरह किसी जबान की तरवीज का भी यही कुलिया है कि जो जबान जहाँ पैदा हुई वहाँ के लोग जबान में जैसा चाहे मॉडल बनाएं। उर्दू एक एल्बम तो बहुत दो एल्बम बनेंगी ना। शुक्रिया शुक्रिया। बड़ी उर्दू चाहे हैदराबाद में पैदा ना हुई हो, उर्दू चाहे हैदराबाद में पैदा ना हुई हो, लेकिन उसका बचपन हैदराबाद में गुजरा। यहीं से वो भागमती के साथ जवान हुई, यहीं से वो भागमती के साथ जवान हुई। फर्क सिर्फ ये है कि भागमती खुली कुतुब शाह के दिल की रानी और मुल्क की मलिका बन गई, और उर्दू खुली कुतुब शाह से लेकर आसिफ जाही, बहीमनी और आदिल शाही तमाम शहजादों ही की नहीं, बल्कि दरबानों और कोचवानों के दिल की रानी भी बन गई। पर हैदराबादियों को बहुत अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। इस पर हैदराबादियों का वही हक है जो अमेरिका का डॉलर पर है या अरबों का तोप और गुदरे पर है। हमारे हशमत सुहेल साहब, अगर आप म्यूट करके बात करें तो बहुत अच्छा होगा। हशमत सुहेल साहब नहीं है, कोई और अच्छा, मैं चेक करता हूँ। इस पर हैदराबादियों का वही हक है जो अमेरिका का डॉलर पर है या अरबों का तोप और गोतरे पर है। जिस चीज का जो खालिक है वो उसे अपनी सहूलत से इस्तेमाल कर सकता है। हैदराबादियों के कैकू और नक्को पर लोगों को एतराज कैकू है, ये मेरी समझ में नहीं आता। जिस तरह चीन वाले सैमसंग के मॉडल में जैसी चाहे तब्दीली ला सकते हैं, उसी तरह हैदराबाद वाले उर्दू अल्फाज के मॉडल तब्दील करने का इख्तियार का फायदा उठाते हैं। और मैं समझ रहा था कि ये अल्फाज के मॉडल को चेंज करने का इख्तियार सिर्फ हैदराबाद का है, लेकिन अब अमेरिका में भी लोगों ने ले लिया है। क्योंकि आज मैंने सुना हशमत सुहेल साहब कह रहे थे कि करन तबस्सुम, तो अब ये हक अल्फाज के मॉडल चेंज करने का हैदराबादियों का नहीं रहा, तकरीबन सो भी ले रहे हैं। जहां तक उर्दू को इंपोर्ट करने वाले इलाकों का ताल्लुक है, जैसे लखनऊ, दिल्ली या कराची, लाहौर वगैरह, वो तकल्लुफ वाले लोग होते हैं। जिस तरह आदमी अपने घर में बेतकल्लुफ रहता है, चाहे लुंगी में रहे चाहे पजामे में, लेकिन बाहर से आने वाले पर तकल्लुफ के साथ आदाब लिबास लाजमी है, उसी तरह हैदराबादी उर्दू के घर वाले हैं। वो चाहे कैकू बोलें चाहे नक्को बोलें,
लेकिन बाहर वालों के लिए ये मुनासिब नहीं है। अपने घर की जबान बोलने में घर वालों को कोई एहसास कमतरी नहीं रहता। हाँ, बाहर वालों को शर्मिंदगी होती है कि वो बाहर जाकर मजाक भी उड़ाते हैं। हैदराबादी जबान की खुसूसियत यह है कि वो लखनऊ या कराची वालों की तरह दास्तान गोई वाली तवालत अख्तियार नहीं करते, बहुत मुख्तसर अल्फाज में पूरा वाक़या बयान कर देते हैं। जैसे अगर किसी लखनवी या कराचवी को किसी हादसे को बयान करना होगा तो वो कम से कम 4-5 जुमले लेगा कि कार उलट गई, शीशे टूट गए और दरवाजे चिपक गए वगैरह वगैरह। हैदराबादी सिर्फ 3 या 4 लफ्जों में पूरे हादसे का नक्शा पेश कर देगा। वो कहेगा कि गाड़ी बैगन में मिल गई। बैगन में मिल गई, बहुत खूब, मिल गई, या चंबू हो गई। बैगन बैगन गैर हैदराबादियों के लिए सिर्फ एक तरकारी है, लेकिन हैदराबादियों के लिए बेशुमार कैफियत के बयान का इंतहाई मुख्तसर इजहार है। बड़े से बड़े सवाल का एक ही लफ्ज में भरपूर जवाब है। जैसे सवाल, मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या वाकई आ गए? जवाब, बैगन। इख्तिसार हैदराबाद की जबान की खुसूसियत है। वो किसी भी वाक़े की पूरी तारीख, महीना और सन बयान नहीं करते, सिर्फ एक लफ्ज परसों में पूरी हिस्ट्री का हवाला दे देते हैं। अभी परसों कोरोना शुरू हुआ था, अभी परसों इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए थे। हैदराबादी जबान में सिर्फ इख्तिसार ही नहीं बल्कि एक मौसीकियत भी होती है जिसमें पूरा मंजर आंखों के सामने घूम जाता है। जैसे मैं भड़ बोल के दिया, धड़ बोल के गिरा, मैं ग्रर बोल के निकल गया। क्या बात है। दूसरे शहर के लोगों ने अगरचे के कैकू, नक्को और परसों इंपोर्ट नहीं किए, लेकिन लफ्ज साला जरूर हर जगह इंपोर्ट कर लिया गया। पता नहीं साले ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि हर बुरे शख्स को बयान करने बैगन की तरह साला इस्तेमाल होता है। जैसे साले ने मुल्क को तबाह कर दिया, जैसे साले ने मुल्क को तबाह कर दिया, साला अपनी किस्मत ही खराब है। लेकिन ये साला किसी की तारीफ के लिए भी प्यार से इस्तेमाल होता है। जैसे साले ने इतने जबरदस्त सिक्सर लगाए कि गेम का नक्शा पलट गया। साले के इस मनफी और मुस्बत किरदार पर हमें वो शेर याद आ गया। आप लोग भी इसको गिराह में बांध लीजिए, बड़ा काम का शेर है कि साले समझे तो साथ देते हैं, साले समझे तो साथ देते हैं, साले पलटे तो हाथ देते हैं। दक्कनी जबान की शायरी ने हैदराबादी असलूब और उसके लबो लहजे को दवाम बख्श दिया। जो लोग हैदराबादी मिजाह को कभी अदब का हिस्सा तस्लीम नहीं करते थे, आज उन्हीं हैदराबादी शायरों के बगैर कोई मुशायरा मुकम्मल नहीं होता। जैसे सुलेमान खतीब, सरवर डंडा, साहिब मियाँ, गिल्ली नलगंडवी, शाहिद अदीली, इकबाल शाना, नजीब अहमद नजीब, मुस्तफ़ा अली बेग और ऐसे कई नाम हैं शायरों के जिन्होंने दक्कनी बोलचाल को अदब का एक मोतबर हिस्सा बना दिया। यहाँ पर मैं सुलेमान खतीब मरहूम की एक नज़म सास बहू का एक मकालिमा पेश करूँगा। इसमें तंज़ो मिज़ाह तो है ही, लेकिन जिन तशबीहात और इस्तारे और जमालिया से काम लिया गया है, वो असलूब और वो लुत्फ संजीदा गज़लों में शायद ही मिले। तो मुलाहिज़ा फरमाइए, ये मुख्तसर सा मकालिमा है सास और बहू का। सास का मकालिमा मुकम्मल दक्कनी लबो लहजे में है और बहू का मकालिमा मुकम्मल कराची और लखनऊ वाले लहजे में है। सास बहू से कहती है, तेरी आदत है बात मारेंगी, बातों बातों में हाथ मारेंगी, अम्मा जैसी है वैसी बेटी है, पाँव पकड़े तो लात मारेंगी, पाँव पकड़े तो लात मारेंगी। मेरे बच्चे के किसके बाबा ने, सॉरी,
तेरे लोगां जो घर को आते हैं, किसके बाबा का खाना खाते हैं, झाड़ू मारो के उजाड़ कंगाला, मेरे बच्चे को सब डुबाते हैं, नर्म लोगां को सब लगड़ते हैं, मिठे बेरा में कीड़े पड़ते हैं। अब सास शिकायत कर रही है कि मुझे खंजर की काट बोली ना, मुझे किड़ खाई सो नाट बोली ना, दिख के मुर्दों की खाट बोली ना, घुड़पो फेंको सो टाट बोली ना, मरद आने दे पीठ फोड़ूंगी, तेरी तुरबत बना के छोड़ूंगी, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, सुख की डाली पे फूल खिल जाएगा। अब बहू का जवाब सुनिए। बातें करती हो किस तरह अम्मी, बात हीरा है बात मोती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, बात सीने का दाग होती है, बात फूलों का बाग होती है, बात खैरो सवाब होती है, बात कहरो अजाब होती है, बात बरगे गुलाब होती है, बात तैगे अताब होती है, बात कहते हैं रब अरिनी को, बात उम्मुल किताब होती है। ये ना भूलो कि तुम भी बेटी हो, बेटी हर घर की एक अमानत है, एक की बेटी जो घर को आती है, अपनी बेटी भी घर से जाती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत आला, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत खूब, बहुत अच्छे। खूब। आपने बैगन के ऊपर याद दिला दिया। आरिफ भाई जो है वो बघारे बैगन बहुत शौक से खाते हैं। बहुत अच्छे। मैं अभी आखिर में थोड़ा सा बैगन आपको पेश करूंगा। अभी तहरीर के अंदर बैगन थोड़ा सा मैंने जी अच्छा आप शरीक। हाँ जी बहुत। डॉक्टर अलीम खान फल्की साहब, आपने शाम इजाफत में समा बांध दिया। अब बैगन की बातें कर रहे हैं अलीम खान फल्की साहब, बैगन की बातें कर रहे प्रोफेसर हैं। मोहम्मद सलीम साहब को नींद आ रही है और जमाइयां ले रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब को। तो इनका तारुफ कराती हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद सलीम हाशमी साहब साबिक सदर ज़राफ़त है पंजाब की और नायब सदर हैं कौमी तहरीक कौमी ज़बान के मज़ाहिया नस्ल निगार हैं। जी प्रोफेसर मोहम्मद सलीम हाशमी साहब। जी जी मैं पेश करता हूँ। आलू बैंगन का जिक्र हुआ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ आलूओं की तरफ ले जाऊं। मेरे एक मज़ाहिया मजमून है, अगर आपको मज़ा नजर आ जाए तो मैं बहुत खुश हूँगा। इसका उन्वान है वो। सलीम साहब मैं सिग्नल का मजमून इशू शुरू आ रहा करता है। हूँ कि जी जी सिग्नल का इशू आ रहा है। अगर आप थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन या मोबाइल को थोड़ा सा जी जी आगे पीछे कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ। अब बताइए कोई आवाज ठीक हुई या नहीं? जी जी आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब आवाज आ रही है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि मेरे मजमून का उन्वान है वो। मैं जिस तमाम गाह में खाना खाता हूँ उसका बावर्ची खाना पकाने में हरफ़े आखिर है। पहले रोज खाना खाया तो आलू बैंगन पके हुए थे, बहुत मजे का जायका था। सैर होकर खाना खाया, शाम को मसूर की दाल आलुओं में पकी हुई थी। जिंदगी में पहली बार ये खाना खाया। बहरहाल जायके की तारीफ ना करना ज्यादती होगी। इसके बाद आलू और सफेद चने खाए। हैरत तो हुई मगर किसी शरीके कार ने बताया आप हलवा पूरी के साथ जो चने खाते हैं उसमें भी आलू शामिल होते हैं। दिल को सब्र करते ही बनी। आलूओं का ये सफर नाश्ते से शुरू होकर रात के खाने तक जारी रहता। रात के वक्फे के बाद अगले रोज नाश्ते से फिर शुरू हो जाता। आलू चावल, आलू अंडे, आलू चिकन तक तो फिर भी गनीमत थी, मगर एक रोज जब कद्दू में आलू मिले तो बावर्ची की महारत और अजमत को उठकर सलाम पेश किया। बहुत अच्छा। बात यहाँ भी कैमरे के आगे पेपर आ गया है, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट। जी 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 मैं अब बताइए जरा, बेहतर हुई कि नहीं? जी 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 अच्छा अब सही है। बात यहाँ भी न जी जी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तकनीकी मुश्किलात का शिकार ना होना पड़े। बात यहाँ भी नहीं रुकी। जब करेलों में भी आलू मिले और हम एक बेमिसल नए जायके से रूशनास हुए तो हमें यकीन कामिल हो गया कि हमारा बावर्ची दुनिया की हर ग़िज़ा में आलू शामिल कर सकता है।
एक रोज हमारे सामने सालन का डोंगा रखा गया। जब देखा तो उसके अंदर हर तरफ आलू फैले हुए थे। बावर्ची साहब से पूछा, आज आलूओं में कुछ नहीं डाला? जी क्यों नहीं, आज आलूओं में आलू डालकर पकाए हैं। एक नई स्कीम मिली थी, वो आजमाई है। किसी रोज किसी ने हमारे एक साथी से पूछा, आपको यहाँ आए कितना अरसा गुजरा है? तो उसने साफ साफ कह दिया, लोगों के हिसाब से तो हमें यहाँ आए हुए 3 महीने हुए हैं, मगर अगर आलुओं के हिसाब से देखा जाए तो 9 महीने हो चुके हैं। अब हमारा ख्याल ये था कि हमारा बावर्ची दुनिया की हर चीज में आलू शामिल कर सकता है। हमने अपने बावर्ची की खुदादाद सलाहियतों को देखते हुए ऐलान कर दिया कि अगली डिश आलू भिंडी की होगी। एक शरीकेकार ने जब हमारा अज़्म बिल जज़्म देखा तो हमें खूब भड़काया, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, भला दुनिया में कभी किसी ने सुना कि आलू में भिंडी शामिल हुई हो? नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। बात बढ़ना शुरू हुई, बढ़ते बढ़ते मामला शर्त बनने तक जा पहुंचा। 1000 रुपए की शर्त लगी। दोनों ने अपना अपना 1000 का नोट एक तीसरे साथी के सुपुर्द किया। रात को तोआमगाह पहुंचे। मैं दोबारा करता हूँ कि दोनों ने अपना अपना 1000 का नोट एक तीसरे साथी के सुपुर्द किया। अगली शाम को भिंडी ने पकना था। हमने वो 3 कैसे गुजारा कुछ हम ही जानते हैं। रात को तोआमगाह पहुंचे। जब खाना पेश किया गया तो डिश में आलूओं के बगैर भिंडियां हमारा मुंह चढ़ा रही थी। हमारा 1000 का नोट हमारे साथी के हवाले किया गया। खाना खाकर हम अफसुर्दा से तोआमगाह से चले आए। हमें शर्त हारने का अफसोस नहीं था। अफसोस इस बात का था कि हम एक नए अनोखे रस भरे और तलखो शीनी जायके से महरूम रह गए। ताहम हमें अब भी यकीन कामिल है कि एक रोज हमारा बावर्ची भिंडी में आलू डालकर एक नए जायके और खाना पकाने में अपनी महारत से दुनिया को चौंका देगा। अब इसके बाद इख्तितामी मराहल की तरफ जा रहा हूँ। रात मेरी अपनी बेगम से फोन पर बात हुई। बात इधर उधर से घूमती हुई जवानी दीवानी तक जा पहुंची। जब हर रोज रोजे ईद था और हर शब शबे बरात, वो वादे कस्में जिंदगी भर साथ निभाने की बातें याद आई। याद आया कि कुछ कहा था, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं अब के वो दौर गुजर चुका है। बेगम को साफ साफ बता दिया, जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं ये दिन और रातें भूल जाऊंगा, जब मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊंगा, बहनों भाइयों को भूल जाऊंगा, जब तुम मेरे लिए चाय लेकर आओगी तो मैं कहूंगा, अरे खातून, आपसे शायद कभी मिला हुआ हूँ। आपकी शक्ल मेरी बेगम से कुछ कुछ मिलती जुलती है, आवाज भी जानी पहचानी सी है। मैं उस वक्त भी एक चीज नहीं भूलूंगा, भूल ही नहीं सकता, इस तोआमगाह का बावर्ची और उसके हाथ के पकाए हुए आलू जदा खाने। वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब। अब मैं कामरान साहब का ताल्लुक करवाने जा रही हूँ। कामरान उस्मान साहब का ताल्लुक कराची से है। अदब नवाज शख्सियत है, अदब के फ़रोग़ के लिए जहद मुसलसल कर रहे हैं। इनकी एक वेबसाइट है जिनमें तमाम अदीबों और शायरों की किताबों की PDF अपलोड की जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि वेबसाइट पाकिस्तान की बड़ी वेबसाइट में शुमार हो इंशाल्लाह। जी कामरान भाई, कामरान उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। मैं वक्त न करते हुए रोज़न दीवार से जो अताउल कासमी साहब की किताब है, उससे एक इंतखाब मैंने चॉइस किया है, धोती पर पाबंदी। वाह। जिस चीज ने हमें मुखमसे में डाल रखा है वो ये है कि धोती पर पाबंदी का इतलाक सिर्फ कोचवानों पर क्यों किया गया है। मुमकिन है अवाम को इस ज़मन में कोचवानों से ज्यादा संगीन नौयत की शिकायत हों। अगर ऐसा है तो भी पाबंदी का ये दायरा वसी किया जा सकता था। मसलन साइकिल सवारों के लिए भी ये पाबंदी होनी चाहिए, जो बायां पांव पेडल पर रखने के बाद दाहिनी टांग को एक चक्कर देते हुए गद्दी पर सवार होते हैं। इसके बाद साइकिल से उतरते वक्त भी वो शारे आम पर यही हरकत करते हैं। इसी तरह इस पाबंदी का इतलाक पैदल चलने वालों पर भी होना चाहिए कि वो माथे का पसीना अक्सर धोती के पल्लू से पहुंचते हैं। इसके अलावा
गर्मियों में वो इस लिबास को मजीद हवादार बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करते हैं। अगर इस नेमत से लोगों को महरूम करना ही है तो फिर रात को गलियों में सोए हुए आवाम पर भी ये पाबंदी आयद होनी चाहिए कि सुबह जब आंख खुलती है तो वो धोती धोती पुकार रहे होते हैं। 17 जुलाई 1977। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब साहब, कामरान साहब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। ये आरिफ भाई ने इनायत की थी किताब, तो मुझे मौका मिल गया इसको पढ़ने का। नहीं बहुत अच्छा। जी कोई नहीं बचा। नहीं, हमारा टाइम तो तकरीबन खत्म होने को, लेकिन ये महफिल अभी खत्म करने को दिल नहीं कर रहा। और सैयद आरिफ मुस्तफा साहब मौजूद हैं ऑनलाइन और हम उनसे कुछ ना सुने तो ये कुछ बात बनती नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो हमें जरूर इरशाद फरमाए। अरे भाई आज तो वो बगारे बैगन सुनाई दे, मजा आ जाएगा, यकीन करें मजा आ जाएगा। अच्छा भाई ऐसा है, मैं जो अब महफिल माशाल्लाह बहुस्न खूबी, पहले उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ माशाल्लाह जिन्होंने बड़ी उम्दगी से इस महफिल को यहाँ तक लेकर आए और सब्र से सुना। और मुझे यकीन है कि ये कामयाब महफिल है और कामयाब महफिल है। वो इंशाल्लाह 2 महीने बाद हमारे मसरूर साहब जो है वो एक और महफिल करेंगे बदले ज़राफ़त अमेरिका का इफ्तिताही प्रोग्राम। और इसके बाद मैं तवक्को करूँगा नजीब भाई से और अलीम खान फल्की से कि वो इंडिया में हमारी बदले ज़राफ़त, अपनी बदले ज़राफ़त बनाकर तालमेल डालेंगे और बदले ज़राफ़त का कोई प्रोग्राम होगा और हम ऑनलाइन यहाँ से उसमें शामिल हो सकेंगे। तवक्को कर रहा हूँ कि प्रोग्राम 4-5 महीने में इंशाल्लाह वो यकीन कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। ये मैंने बड़ा खुला टाइम दे दिया 4-5 महीने का, और 2 महीने का है हमारे मंसूर कुरैशी साहब के पास। तो मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम 4-5 महीने में हमारे अलीम भाई और हमारे नजीब भाई कर सकेंगे। अच्छा अब आइए इंशाल्लाह। वैसे अमूमन मेहमान खुसूसी के बाद कुछ नहीं प्रोग्राम होता, सदर के बाद भी ऐलान पहले से नहीं किया था, लेकिन हमने तय कर लिया था कि हम नॉर्मल रिवायती प्रैक्टिस पे नहीं जाएंगे। चीज़ों कोई तकदीम ताखीर वगैरह के पुराने मामला को भी हम एक तरफ कर देंगे और इसमें अपनी मर्जी करेंगे। तो इंशाल्लाह हमने अदबी पैमानों को बदल दिया और हमने कहा कि हमारे पास सारे खुले दिल के लोग हैं, बशाशत वाले लोग हैं जो इन बातों का बुरा नहीं मानते कि पहले किसको पढ़वाया बाद में किसको पढ़वाया। और मेहमान खुसूसी आने के बाद भी कोई अगर बोल पड़ा है तो वो भी एक सोची समझी बात है कि हाँ कोई बात नहीं है, हम लोग उसका बड़ा आरे भाई मैं मुगल आजम के अकबर आजम का एक डायलॉग नजर करना चाहता हूँ। आज हद अदब मुकर्रर नहीं बयान हो। मैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक जुमला याद आ रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक जुमला याद आ रहा है कि आजकल जो है छोटे शायर पैदा होना ही बंद हो गया है, सब बड़े शायर। तो हैदराबाद दक्कन वालों, मेरे सामने कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे मेरा मजमून बैगनियात खुला हुआ है, अभी मैंने खोला है, उसका कुछ हिस्सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद इजाजत चाहूंगा, ये महफिल खत्म हो जाएगी। तो जरूर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर दुनिया में बैंगन ना होते तो क्या हैदराबाद दक्कन वालों का इस संसार में दिल लगता? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे महफिल में। और अभी मेरे दिल में ख्याल इसलिए आया है क्योंकि एक हैदराबादी दूध से बैगन की एक और नई डिश चिंता चुगर का नाम सुना, बहुत अजीब सा लगा। कितना अजीब सा ये नहीं बताऊंगा, बस सुनते ही हाथ अपने कानों को जा लगे। मुमकिन नहीं खाना भी इतना ही अजीब सा हो, मैंने सिर्फ अजीब कहा। अजीब और गरीब इसलिए नहीं कहा कि बैगन बेचारा पहले ही बड़ा गरीब दिखता है और तबकाती इस्तेहसाल का मारा हुआ मालूम होता है। बहुत अच्छे, बहुत। अलबत्ता शहर दिलदार और नगर अलबत्ता शहर दिलदार और नगर तराहदार यानी हैदराबाद दक्कन वालों की बात अलग है कि जो कि इस कुर्रे अर्ज पर बैंगन के सबसे बड़े सरपरस्त हैं और बिलाशुबा सबसे फजीलत माहिर बैंगनियात हैं। वाह। क्योंकि उन्होंने इस सब्जी के अंदर जायके के वो इम्कानात ढूंढ निकाले हैं कि कौरमा और कढ़ाई तक एहसास कमतरी का शिकार हो चले। यूं वो पूरी दुनिया में एक तरह से बैंगन के ब्रांड एम्बेसडर का दर्जा लिखा है कि शहर दिलदार और या इतनी दक्कन वालों कि जो इस सबसे बड़े सरपरस्त थे
और बिलाशुबा सबसे फजीलत भाई आपकी आवाज नहीं आ रही और आपका कैमरा भी बंद है, थोड़ा सा माइक को करीब कर लीजिए और कैमरा भी ऑन कर लीजिए। ये मुझसे बात हो रही है? नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है, तस्वीर भी नहीं आ रही और तस्वीर नहीं, आपकी तस्वीर नहीं आ रही, तस्वीर नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट, मैं क्या करूं उसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा। कैमरे आप मजबूत सुना दीजिए, कैमरे पे क्लिक, आप मजबूत सुना दीजिए, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या। आपने नीचे आप प्रेस कीजिए, कैमरे स्क्रीन पे प्रेस कीजिए, नीचे वीडियो को आपने ऑफ कर दिया है। आगे अच्छा। बैगन आ गया होगा। ये अली अली अपना मेरी मदद कीजिएगा अपना इमरान। जी जी, समझ नहीं आ रहा मैं आपको रिक्वेस्ट भेजा हूँ, स्क्रीन चेक करें, इस पे क्लिक आगे 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 आगे, अब आ गई ना? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं। आ गई। अच्छा जी अब आखिरी लाइन है, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। हाँ अब आ गई। जी चली गई थी। शहर के दिल्ली और नगर यानी नगर वालों की मसला है जो कि अर्थ पर बैंगन के सबसे बड़े सरपरस्त हैं और बिलाशुबा सबसे फजीलतवार माहिर बैंगनिया, क्योंकि इन्होंने तो सब्जी के अंदर जायके के वो इम्कान ढूंढ निकाले हैं कि फॉर्मल कढ़ाई तक एहसासी कंपनी का शिकार हो चले हैं। यूं हैदराबाद दक्कन वाले एक तरह से दुनिया भर में बैगन के ब्रांड एम्बेसडर का दर्जा रखते हैं। हमारी दानिश में रियासत हैदराबाद के निजामों ने इतनी तवज्जो नित नई ग़िज़ाई फतूहात और बैगन परवरी पे रखी, अगर उससे कुछ कम रियासती फौज को भी मैसर आ जाती तो रियासत का निजाम कभी ना बिगड़ता और उनकी मुमलिकत खुदादाद की बागी कभी उनके हाथ से ना जाती। वाह वाह। वैसे हैदराबादियों के अलावा इसे जो थोड़ा बहुत अल्ताफ मैसर है वो पुरानी नस्ल का है, वरना हमारी नई नस्ल तो बैंगन से यूं दूर भागती है कि जैसे हैंड ग्रेनेड पका लिए गए हों, और फिर जमाना तो उसे पकाने में इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी मेहनत नई नस्ल को ये खाना खिलाने पे राजी करने में लगती है, क्योंकि बैंगन का नाम सुनते ही नई नस्ल की रंगत बैंगनी सी हो जाती है। हेलो जी 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 हम सुन रहे हैं। हाँ, मगर हमारे ख्वाजा साहब को इससे बड़ा लगाव है, वो इस बाबत बहुत चाव बरतते हैं, लेकिन बिल आखिर बैंगन को काट खाते हैं। वो कहते हैं कि अगर बैंगन को ढंग से पकाए तो कमाल जायका आता है। लेकिन जब हमने उनसे इस्तफसार किया कि जरा ये तो बताइए कि भला कौन सा ऐसा खाना है जो अगर ढंग से पकाया जाए तब भी जायके से महरूम रह जाए, तो उन्होंने कहा कि आप बैंगन के रकीब रूसिया हैं। हालांकि कभी कभी हमारे दस्तरखान पे भी बैगन ताज संभाले विराजमान दिखाई देता है और हमारे बच्चों के जज्बात का खूब भरता बनाता है। जाती तौर पे तो हमें इससे कोई कदूरत नहीं, क्योंकि हमारे ख्याल में कदूरत तो मुसलसल कद्दू पकने से पैदा होती है। मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, खाना खा के हमारे ख्याल में कदूरत तो मुसलसल कद्दू पकने से पैदा होती है। वैसे बैगन की थोड़ी बहुत कबूलियत भी में बैगन बेचने वालों को बड़ा हाथ है, क्योंकि हर बैगन वाला इसके सर पे मौजूद ताज के बाइस इसे सब्जियों का सरताज बताता है। हालांकि जानता है कि फी जमाना घर में पड़े सरताज और ठेले पे धरे इस सब्जियों के सरताज की इज्जत के अहवाल अब एक जैसे ही हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छा अरे भाई, बहुत मजा आया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त। अरब साहब बहुत जबरदस्त, शानदार, माशाल्लाह। मैंने मजमून का हिस्सा पढ़ के सुना दिया था, बाद में आपको पूरा मजमून भेज दूंगा। बहुत शुक्रिया। जरूर अच्छा, जरूर, बहुत मजा आया। अब मैं यहाँ पे अपने तमाम दोस्तों आरिफ साहब मैं एक जरा कमेंट करना चाहता हूँ। आरिफ साहब जी आज की महफिल में इसका अगर बैंगन का जिक्र हुआ है ना, वैसे इसका शाम मजाक की बजाय अगर हमें बैंगन नाम होता ना जी। इस बैगन के मौजू पे मैं एक बैगन के मौजू पर एक छोटा सा लतीफा मख्ते के तौर पर सुनिए। हैदराबाद में नवाबों की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा थी बैगन। तो नवाब साहब जो एक दिन बहुत अच्छे मूड में थे, आए दस्तरखान पे देखा तो बैगन थे, तो उन्होंने कहा कि वाह यार बैगन भी क्या चीज है। तो सामने जो बैठे थे मुसाहिबीन जो हर जगह होते हैं, उसमें से उसने कहा कि सरकार बिल्कुल बैगन तो तमाम तरकारियों का सरताज है, तमाम बीमारियों का इलाज है इसमें, ये तो जन्नत की तरकारी है। तो फिर कई दिन के बाद फिर एक मरतबा इत्तेफाक हुआ कि जब वो नवाब साहब आए तो उस दिन नवाब साहब का मूड बहुत खराब था। दस्तरखान पे जब आए तो देखा कि वहाँ बैगन है तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि यार ये भी कोई खाने की चीज है।
तो सामने वही मुसाहिब जिसने पिछली मर्तबा इसको तमाम तरकारियों के सरताज कहा, वो बोल पड़ा, हाँ हाँ सरकार, ये तो ऐसी वाहियात तरकारी है, इसको जानवर मुंह नहीं लगाते, ये तो तमाम बीमारियों की जड़ है। तो एक बेचारा दूसरा खामोश आदमी था, उसने देखा, उसने बोला, अबे यार तूने उस दिन कहा था कि ये जन्नत की तरकारी है, तमाम तरकारियों के सरताज है, आज कह रहा है कि तो ये सारी बीमारियों की जड़ है। तो उसने कहा कि अबे ओए सुन, मैं सरकार का गुलाम हूँ, बैगन का गुलाम नहीं हूँ। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। अब अगर हम इस महफिल को इस बात पे खत्म करेंगे कि एक लतीफा हमें नजीब भाई से सुनना है, एक मसरूर भाई से सुनना है, और भी कोई साहब सुनाना चाहे तो 3-4 लतीफे सुन के इस महफिल को खत्म करेंगे। मैं अपना लतीफे का आगाज करता हूँ। मैं अपने लतीफे का आगाज कर रहा हूँ। अलीम साहब के बारे में मैंने कहा कि हाथ धो के पीछे पड़े, तो हाथ धोने पे एक लतीफा याद आया मुझे कि एक खातून जो है ब्यूटी पार्लर से निकली और उन्होंने महसूस किया कि कोई शख्स उनका पीछा कर रहा है, तो एकदम अलर्ट हो गई और जो है पर्स में से फोन निकाला तो शौहर को फोन करी, बोले कि एक शख्स मेरे पीछे पड़ गया है। शौहर ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, मैं काम में हो जाऊँ, मीटिंग है, बॉस के साथ बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। परेशान हो गई, थोड़ी दूर और चलने लगी, फिर उसको जो है यकीन हो गया कि वो वाकई ये पीछा कर रहा है, और था भी वो जो है पीछे लग गया था। फिर से फोन निकाली और बोली कि वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया, आप कुछ कर। शौहर बोला कुछ नहीं, बात सिंपल है, आप मुंह धो के पीछा छोड़ा लो। क्या बात, में डेटा देर से पहुंचा। नहीं ये लतीफा आप समझ आइए, ये लतीफा खवातीन को फौरन समझ में आ गया होगा। नहीं वो मैंने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, इसके डाटा डिलीट। आप भी इमरान भाई मूड हो गया ये। मुझे जरूरत थी, मेरे पीछे पढ़ाई। अच्छा जी, अब अगर कोई और दोस्त मसरूर भाई आप लतीफा सुनाने का, मैं एक लतीफा नहीं सुनाऊंगा आपको, कुछ शेरी जबान में कुछ 2-4 शेर सुनाऊंगा अगर इजाजत है। इरशाद। सुनिए साहब, मौलवी जन्नत में। मौलवी जन्नत में पहुंचे तो अजब से सिलसिले, नाश्ते में सुबह को बस चाय और पापे मिले। झांक कर देखा जहन्नुम में तो ये आया नजर, देगे ही देगे खटकती थी जिधर देखो उधर। तैश में आकर फरिश्तों से किया तब यूं खिताब, जिंदगी भर की रियाजत का सिला है ये जनाब। हम तो दुनिया में भी रूखी सूखी खाकर ही जिए, नेमतों की बारिशें थी सिर्फ गैरों के लिए। एक शराबी की लहर पर रात भर हुंडे जले, बरमदारे माँ गरीबा ने चिरागे ने गले। सुन के ये इनको फरिश्तों ने दिया, सुन के, सुनिए साहब, सुन के ये इनको फरिश्तों ने दिया तब यूं जवाब, आपका शिकवा तो सर आंखों पे है आली जनाब। हम हैं सप्लाई जरूरत के मुताबिक दे रहे, 4 बंदों के लिए देगे चढ़ाने से रहे। सही। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। बहुत खूब, बहुत देगी जो चढ़ी हुई थी वो कितने आदमियों के लिए चढ़ी हुई थी? बहुत बेहतरीन। हेलो जनाब। जी जी सुन रहे हैं। तो बस मैं आज की इस महफिल को इस नोट के साथ खत्म करता हूँ कि आज की इस महफिल में तमाम लोगों ने, खासतौर पे हमारी बहनों ने, खवातीन ने बहुत इसमें मतलब वक्त भी दिया, और हमारे जो सदर महफिल थे जो बीमारी के सबब पहले कह चुके थे कि वो बहुत थोड़ी देर के लिए आएंगे और चले जाएंगे, यानी हकीम नासिर साहब, तो उन्होंने भी बहुत उम्दा अशार पढ़े और हमने इसीलिए उनको पहले पढ़वा दिया ताकि मतलब उनको जाने में मुश्किल ना हो। और हमारे इसमें मेहमान खुसूसी जो हैं हमारे फल्की साहब हैं, उनको हमारे दोस्तों ने उनकी सोशल रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत सराहा है, और मुझे यकीन है कि वो इनके सोशल रिफॉर्म्स के मैसेज को उनके को ज्वाइन करेंगे और उनकी नेकी के इस अमल में उनका दस्तो बाजू बनेंगे। और दूसरा ये कि हमारी महफिल का एक हासिल जो था, ये भी बता दूं कौन था। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, नासिर मलिक तो खैर है ही, दरियाफ्त बहुत गैर मामूली है, लेकिन एक साहब जिनकी फील्ड मिजाज नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस फील्ड का भी मतलब मर्द मैदान साबित किया, वो है प्रोफेसर सलीम हाशमी साहब, जिन्होंने यहाँ पे अपने बावर्ची की, यहाँ पे दास्तान बयान की। तो उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो बाकायदा ज़राफ़त निगार के तौर पर पहचान लिए गए
अब वो बचेंगे नहीं, अब वो बच नहीं सकते हमारे हाथों से। इंशाअल्लाह अगली महफिल जो होगी, जो हमारी अमेरिका के दोस्त करेंगे, हमारे बज़्म दराफत शिकागो वाले, हमारे प्रोफेसर मसरूर साहब, तो उसमें पहले से मैं उनको दावत दे रहा हूँ। और उसके बाद इंशाल्लाह मजीद उसके 2 महीने 3 महीने बाद जो इंडिया वाले हमारे दोस्त करेंगे, उसमें भी इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। तो आप सब लोगों का, आपकी आमद का शुक्रिया। मैं बस आखिरी अल्फाज जो है चाहूँगा कि हमारे मसरूर साहब जो है उन सबका शुक्रिया अदा कर लें। मुझे शुक्रिया अदा करना नहीं बनता, बल्कि क्योंकि उन्होंने बज़्म दराफत यूएसए की तरफ से मतलब है हमारे साथ ताबून किया है, तो वो शुक्रिया अदा करें। मेरी तरफ से आप लोगों को खुदा हाफिज। जी प्रोफेसर मसरूर साहब मौजूद नहीं है। अच्छा, मसरूर साहब मौजूद नहीं है, तो फिर मैं इमरान जी मैं इख्तितामी अल्फाज बोलूं? जी बिल्कुल कहिए। आज की महफिल का इल्तवा करते हैं, इल्तवा। ये मोबाइल किसका बज रहा है? शुरू कीजिए बेसदरा वसीम, मेरा ख्याल है उन्हीं का मोबाइल बज गया। तो इमरान आप इख्तिताम कीजिए फिर। आपने बहुत अच्छा सुनाया और बहुत मजा आया। हमने बिल्कुल लुत्फ उठाया। जिस तरह मिसरा आपकी आवाज है चली गई थी, दोबारा आइए। मेरा ख्याल है दोबारा आपको दोबारा कहना पड़ेगा जो कुछ कहा आपने। वो नहीं है, चली गई फिर। नहीं आ गई है दोबारा, शायद कोई तकनीकी खराबी है वजह से आवाज बंद है इनकी। हाँ माइक बंद है इनका। अभी माइक आ जाता है इनका। नहीं तो काम इमरान आप फिनिश कर लें उनको अभी, मतलब मसला टेक्निकल आप फिनिश करें, आप फिनिश कर दें। मतलब मैं क्या फिनिश करूंगा, आप लोगों ने जो है वो बहुत अच्छा लोगों ने यहाँ सुनाया और बहुत मज़ा आया। और एक हमने एक हंसी मजाक का माहौल बना और बहुत महसूस हुए हम लोगों की निगाह से। तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम इस किस्म के प्रोग्राम करते रहेंगे। और फिजा लिखना अगरचे बहुत मुश्किल काम है, और लेकिन यहाँ जो लोग हैं मौजूद यकीनन उन्होंने काम मुश्किल काम अंजाम दिया। मैं बुनियादी तौर पे तो एक टेक्निकल आदमी हूँ, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आया। और फिजा लिखने की तकलीफ से जो गुजरना पड़ता है यकीनन उससे तो तख्लीक़कार ही वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं किस तरह नेटवर्क को पकड़े बैठा हूँ, ये शायद किसी को अंदाज़ा नहीं। और अमूमन इस कोविड में के दौर में लोगों ने बहुत लोगों को शुक्रिया अदा किया कि जी हेल्थ इंडस्ट्री और ये ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आईटी इंडस्ट्री को किसी ने भी थैंक्स नहीं कहा। हम वो लोग हैं जो पीछे बैठ के आपका नेटवर्क रन कर रहे थे और हम इस बात को यकीनी बना रहे थे कि कम्युनिकेशन जारी रहे, और उसके लिए हमने 24 घंटे भी काम किया है। तो मैं अपनी इंडस्ट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करते हुए ये कहूँगा कि हमारे लोगों ने भी काम किया और बहुत तकलीफ का ये होता है बैठना बाज़ औक़ात। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया। तो जिस तकलीफ से आप तकलीफ करते हुए गुजरते हैं, तकरीबन उन्हीं तकलीफ से जो है वो या उससे थोड़ी सी कम तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, क्योंकि नेटवर्क को पकड़ के बैठा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मेरा सर मुस्तकिल कभी इधर हिल रहा है कभी उधर हिल रहा है। तो ये सिलसिला जो है कायम और दायम रहा है। इंशाल्लाह हम आगे भी जो है वो काम करेंगे। वसीम बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम साथियों आपका शुक्रिया। आप सबको मैं बहुत मतलब मुबारकबाद देता हूँ कामयाब प्रोग्राम की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ये जब जाएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। इसकी कॉपी हम आपको भिजवा देंगे। सब तमाम हाज़रीन का, तमाम लोगों का शुक्रिया। उन बहनों का भी शुक्रिया जो यहाँ पे मौजूद रही इतनी देर तक, और ख़ास तौर पे हमारी आमना आलम, हमारे निशात यास्मीन खान के दोनों ने मतलब है बहुत उम्दा पढ़ा। और हो गया आमना आलम जो है वो मिजाज की तरफ नहीं है, लेकिन मेरे खास फरमाइश पे मैं इनको मिजाज पढ़वाता हूँ। और इसी तरीके से हमारी जो अंजुम उस्मान है माशाल्लाह, उन्होंने भी बहुत उम्दा कलाम यहाँ पे सुनाया। और अब जो हमारी बहन है निशात यास्मीन, वो तो सुरखैल है निगारों की इस वक्त। तो आप सबकी आमद का बहुत मशकूर हूँ। नजीब भाई, अलीम भाई, और क्या नाम है वली साहब, नासिर मलिक साहब, जिसका नाम मेरे ज़हन पे नहीं आ रहा है तो उससे मुझे माज़रत। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। और शुक्रिया वसीम साहिबा, आपने प्रोग्राम को बहुत अच्छा लेके चलिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम का आपने संभाला, मेरे साथ को-होस्ट थी। और बहुत शुक्रिया। हम आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे। वसीम साहब है लाइन पर। मिलते हैं फिर बैगन के साथ। लाहौर वालों की तरफ से सब जी
जी मैं सुन रही हूँ। अजरा वसीम जी साहब मैं सुन रही हूँ। अपना नंबर अता करें ताकि हम जो है बज़्म शगुफा में आपकी इजाजत से आपको हम शामिल कर सकें। अपना नंबर लिखवाएं आप। मैं नंबर आपको सेंड कर देता हूँ। नंबर ग्रुप में आरिफ भाई को लिखा ग्रुप में सेंड कर आरिफ भाई के जो थ्रू भेज दीजिए सारे नंबर। चलिए इसके साथ ही आज का प्रोग्राम जो है वो हम इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम के साथ हम लोग दोबारा इकट्ठे होंगे और इससे ज्यादा मजा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया।